मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय साहित्य की अवधारणा देखेंगे जो कि आपका मेजर पेपर 19 में पहला टॉपिक दिया गया है। इसमें आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपका टॉपिक है भारतीय साहित्य की अवधारणाएं और भारतीय साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं भारतीय साहित्य की अवधारणा दी हुई है, उसके बाद भूमिका और स्टार्ट करते हैं। भारतीय साहित्य विश्व की प्राचीनतम और समृद्ध साहित्यिक परंपराओं में से एक है। भारतीय साहित्य केवल मनोरंजन या सौंदर्य अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं रहा, बल्कि उसने जीवन, समाज, धर्म, दर्शन, संस्कृति, नैतिकता और मानवीय मूल्यों को व्यापक रूप से अधिक अभिव्यक्त किया है। भारतीय साहित्य की अवधारणा को समझने के लिए उसके विविध साहित्यिक सिद्धांतों, काव्य दृष्टियों और जीवन मूल्यों को समझना आवश्यक है। भारतीय आचार्यों ने साहित्य के स्वरूप, उद्देश्य, सौंदर्य और प्रभाव को लेकर अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य, शब्द शक्तियाँ आदि ये सभी भारतीय चिंतन की प्रमुख अवधारणाएं हैं। नेक्स्ट सेंटेंस बना के लिखेंगे। भारतीय साहित्य की मूल दृष्टि में साहित्य को मानव जीवन के परिष्कार, आनंद और लोक मंगल से जोड़ा गया है। यहाँ साहित्य में लौकिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के अनुभवों का समन्वय दिखाई देता है। नंबर 1 हम हेडिंग देखेंगे कि पॉइंट नंबर 1 हेडिंग दे रखी है साहित्य की अवधारणा। साहित्य की अवधारणा में हम देख लेते हैं साहित्य शब्द का सामान्य अर्थ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे हित के साथ सहित होना। साहित्य शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? हित के साथ सहित होना। अर्थात आचार्य मम्मट ने काव्य को शब्द और अर्थ के सुंदर समन्वय के रूप में देखा। भारतीय साहित्यिक परंपरा में शब्द और अर्थ दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है। केवल सुंदर शब्दों का प्रयोग साहित्य नहीं बनाता, केवल विचार भी साहित्य की पूर्णता के लिए पर्याप्त नहीं है। जब भाव, विचार, भाषा और कलात्मक अभिव्यक्ति का सुंदर समन्वय हो जाता है, तब साहित्य का निर्माण होता है। भारतीय दृष्टि में साहित्य मनुष्य के जीवन अनुभवों को कलात्मक रूप प्रदान करता है। वह व्यक्तिगत अनुभव को व्यापक सामाजिक और मानवीय अनुभव में बदलने की क्षमता रखता है। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। रस की अवधारणा। रस क्या होता है हम यहाँ देखते हैं कि भारतीय काव्यशास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से रस जो है वो सर्वप्रमुख सिद्धांत है। इसके मूल प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। उन्होंने नाट्यशास्त्र में रस की विस्तृत चर्चा की है। साथ ही रस का सामान्य अर्थ उन्होंने बताया है कि काव्य या नाटक के माध्यम से होने वाला सौंदर्यात्मक आनंद स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो रस हमको प्राप्त होता है, जो आनंद हमको मिलता है, कोई भी किसी भी तरीके की हम काव्य या नाटक पढ़ते हैं, जो हमको अच्छा लगने लगता है कि हाँ इसमें तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जब पूरा अर्थ समझ में आ जाता है तो हमको रस की निष्पत्ति मानी जाती है। अर्थात हमको तब समझ में आता है कि अच्छा लगना। कोई भी नाटक, कोई भी उपन्यास जब हम पढ़ते हैं, जो हमको एक भाव आता है कि हमको अच्छा लग रहा है, तभी माना जाता है कि रस की निष्पत्ति हो जाती है। परंपरागत रूप से 8 रस माने जाते हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। बाद में शांत रस को भी प्रमुख रस के रूप में स्वीकार किया गया है। तो सबसे अंतिम रस हमारा कौन सा हो जाएगा? शांत रस। रस सिद्धांत की विशेषता यह है कि साहित्यकार की निजी अनुभूति पाठक या दर्शक की सामान्य अनुभूति बन जाती है। इस प्रकार साहित्य व्यक्ति को भावनात्मक स्तर के दूसरे मनुष्यों से जोड़ता है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में आपको यहाँ दिया हुआ है कि ध्वनि की अवधारणा है। क्या दिया हुआ है? ध्वनि की अवधारणा है। ध्वनि सिद्धांत के प्रमुख आचार्य आनंदवर्धन हैं। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ध्वन्यालोक में ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है।
ध्वनि का अर्थ है वह अर्थ जो शब्दों के प्रत्यक्ष अर्थ से आगे जाकर संकेत या व्यंजनों के माध्यम से पाठक तक पहुंचता है। उदाहरण के लिए किसी कविता में संध्या का वर्णन केवल दिन की समाप्ति होने का संकेत नहीं हो सकता। संध्या मतलब शाम। शाम का वर्णन केवल दिन की समाप्त होने का संकेत नहीं हो सकता, बल्कि वह विरह, उदासी, आशा या किसी भावनात्मक स्थिति का भी संकेत कर सकता है। 2 लाइन छोड़ेंगे आप यहाँ पर और फिर लिखेंगे ध्वनि सिद्धांत। साहित्य में निहित गहरे अर्थों को समझने में सहायता करता है। इसी कारण भारतीय काव्यशास्त्र में व्यंजना और ध्वनि को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ में दिया हुआ है अलंकार की अवधारणाएं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, आपको यहाँ पर 2 लाइन छोड़नी है, फिर आपको ये हेडिंग डालनी है। अलंकार का अर्थ है आभूषण। आगे लिखेंगे जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार अलंकार काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। भारतीय आचार्यों ने अलंकारों के अनेक प्रकार बताए हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। 2 प्रकार। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। शब्दालंकार में वे विशेषताएं हैं जिनमें शब्दों की विशेष योजना से सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसे अनुप्रास या यमक कहते हैं। जबकि दूसरा है अर्थालंकार, जिनमें अर्थ की विशेषताओं से काव्य सौंदर्य उत्पन्न होता है। जिनमें अर्थ की विशेषता से काव्य सौंदर्य उत्पन्न होता है, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि। नेक्स्ट हम देखते हैं अलंकार साहित्य को प्रभावशाली, सुंदर और कलात्मक बनाने में सहायक होते हैं। हालांकि भारतीय काव्यशास्त्र के बाद के आचार्यों ने स्पष्ट किया है कि केवल अलंकार से ही श्रेष्ठ काव्य का निर्माण नहीं होता, और भी आवश्यक तत्व चाहिए होते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। फिफ्थ में है रीति की अवधारणा। आचार्य वामन ने रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार रीति काव्य की आत्मा है। रीति का संबंध काव्य में प्रयुक्त शब्दों की विशिष्ट व्यवस्था और शैली से है। वामन ने रीति को विशिष्ट पद रचना माना है, अर्थात शब्दों की विशेष और कलात्मक संरचना से जो काव्य शैली बनती है वही रीति है। रीति के प्रमुख रूपों में वैदर्भी, गोंडी, पांचाली का उल्लेख मिलता है। अलग अलग रीतियों में भाषा, शब्द चयन और अभिव्यक्ति की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं वक्रोक्ति की अवधारणा। वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन कुंतक ने किया है। उनकी प्रसिद्ध कृति वक्रोक्ति जीवित है। उनके अनुसार काव्य की सुंदरता सामान्य कथन में नहीं बल्कि विशेष ढंग से कही बात में होती है। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा या प्रत्यक्ष, और उक्ति का अर्थ होता है कथन। इसलिए वक्रोक्ति का अर्थ हुआ विशिष्ट या कलात्मक ढंग से लिखी गई बात। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर 2 लाइन छोड़कर लिखेंगे कि कवि जब सामान्य बात को असामान्य और कलात्मक भाषा में प्रस्तुत करता है, कवि क्या करता है, जब सामान्य बात को असामान्य और कलात्मक भाषा में प्रयुक्त करता है तब उसमें काव्य सुंदर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार वक्रोक्ति कवि की सृजनात्मक प्रतिभा और भाषा कौशल से जुड़ी अवधारणा है। पॉइंट नंबर 7 है औचित्य की अवधारणा। आचार्य छेमेंद्र ने औचित्य सिद्धांत को विशेष महत्व दिया है। औचित्य का अर्थ होता है स्थान, समय, पात्र, परिस्थिति और भाव के अनुसार उचित अभिव्यक्ति। किस पात्र को किस परिस्थितियों में कैसी भाषा बोलनी चाहिए, किस प्रसंग में कौन सा भाव होना चाहिए और किस प्रकार की शैली का प्रयोग होना चाहिए, इन सब का ध्यान औचित्य कहलाता है। उदाहरण के लिए वीर रस में वीरता और उत्साह की अनुरूप भाषा होनी चाहिए, जबकि करुण प्रसंग में भाषा और भाव संवेदनशील होने चाहिए। औचित्य साहित्य को स्वाभाविक और प्रभावशाली बनाता है। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं शब्द शक्ति की अवधारणा। भारतीय काव्यशास्त्र में शब्द के अर्थबोध की प्रक्रिया को ही विशेष महत्व दिया गया है। शब्द शक्ति 3 प्रमुख रूप से मानी जाती है। पहला अभिधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजना। अभिधा शब्द का सामान्य या मुख्य अर्थ होता है। लक्षणा में क्या होता है, मुख्य अर्थ बाधित होने पर, मतलब मुख्य अर्थ में विघ्न पड़ जाता है, मुख्य अर्थ खत्म हो जाती है, पर उससे संबंधित दूसरे अर्थ का ग्रहण किया जाता है। जबकि व्यंजना होती है कि शब्द के माध्यम से प्रत्येक अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ से परे किसी
गहरे संकेतार्थक अर्थ का बोध होता है। नेक्स्ट, व्यंजनों का संबंध ध्वनि सिद्धांत से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। साहित्य की गहराई और अधिक बहुलता को समझने में शब्द शक्ति की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पॉइंट नंबर 9 देख लेते हैं। काव्य के उद्देश्य की अवधारणा क्या है? तो भारतीय साहित्य चिंतन में काव्य के उद्देश्य को लेकर भी व्यापक विचार हुआ है। आचार्य मम्मट ने काव्य के अनेक प्रयोजन बताए हैं। साहित्य से यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अशुभ से रक्षा, तत्काल आनंद और उपदेश आदि प्रयोजन जुड़े हुए माने गए हैं। भारतीय साहित्य में साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, वह मनुष्य के जीवन के प्रति संवेदनशील बनाता है और उसे नैतिक, सामाजिक तथा मानवीय मूल्यों से जोड़ता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। लोक मंगल की अवधारणा। भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण विशेषता लोक मंगल की भावना भी है। साहित्यकार केवल अपने निजी अनुभवों को व्यक्त नहीं करता, बल्कि समाज और मानवता के व्यापक हित की चिंता भी करता है। भक्ति साहित्य में कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीरा आदि कवियों की रचनाओं में सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना दिखाई देती है। आधुनिक साहित्य में भी प्रेमचंद जैसे रचनाकारों ने सामाजिक समस्याएं, गरीबी, शोषण और असमानताओं को साहित्य का विषय बनाया है। इस प्रकार साहित्य समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करता है। पॉइंट नंबर 11 आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा, सत्यम, शिवम और सुंदरम। इसमें क्या दिया हुआ है? पॉइंट नंबर 12 थोड़ा ही है, आप लोग उसको यहाँ से देख लेंगे। पॉइंट 13 साधारणीकरण की अवधारणा दी हुई है। इसको आप एज इट इज जितना लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट में, आप इसको लिखिएगा। पॉइंट 14 भारतीय साहित्य की समन्वय दृष्टि दी हुई है। पॉइंट 15 आधुनिक संदर्भ में भारतीय साहित्य की अवधारणा दी हुई है। आप इसको पूरा लिख लेंगे। ठीक है, और हम निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है। ठीक है, निष्कर्ष में दिया हुआ है कि भारतीय साहित्य की अवधारणा अत्यंत व्यापक है व बहुआयामी है। इसमें साहित्य को केवल शब्दों की कलात्मक रचना न मानकर जीवन, समाज और मानव चेतना से जोड़ा गया है। रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य, शब्द शक्ति जैसे सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र की प्रमुख परंपरा को प्रकट करते हैं। भारतीय साहित्य में सत्यम, शिवम, सुंदरम, आनंदम, लोक मंगलम और साधारणीकरण और मानवीय संवेदना जैसी अवधारणाएं विशेष महत्व रखती हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह परंपरा और परिवर्तन, व्यक्ति और समाज और सौंदर्य और उपयोगिता और लौकिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन स्थापित करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। अतः भारतीय साहित्य की अवधारणा को केवल काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह भारतीय जीवन दर्शन, सांस्कृतिक चेतना, मानवतावादी दृष्टिकोण का व्यापक रूप है। भारतीय साहित्य अपने विविध रूपों में मनुष्य को अधिक संवेदनशील, विवेकशील और मानवीय बनाने का कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप लोग इसको पूरा राइट डाउन कर लेंगे, अपनी कॉपी में नोट्स बना लेंगे। तो बहुत लंबा भी ये टॉपिक नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका यूनिट 1 जो है वो एक तरीके से कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम है भारतीय साहित्य की अवधारणाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसके नोट्स बनाइएगा। थैंक यू।